हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज से मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा बायोलॉजी के हर चैप्टर 30-30 मिनट में। रोज़ाना एक चैप्टर या फिर 2-3 दिन में एक चैप्टर। आज मैं पढ़ाऊँगा क्या मतलब रिवीजन करवाऊँगा 30 मिनट में पूरा लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में चैप्टर में आता क्या है? लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आता है कि सजीवों और निर्जीवों में अंतर करना। हम कैसे डिफाइन करें कि कोई सजीव है या निर्जीव है? सजीवों का पारिभाषिक लक्षण क्या है? क्या सजीवों का पारिभाषिक लक्षण वृद्धि है, क्या जनन है, या फिर उपापचयन है, कोशिकीय संगठन, संवेदनशीलता? इनमें से कौन सा सजीवों का पारिभाषिक लक्षण है? ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे हम 100% कह सकें कि ये सजीव है ना? तो उसी को हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले आता है वृद्धि। तो क्या वृद्धि सजीवों का पारिभाषिक लक्षण होता है? तो देखते हैं कि वृद्धि होता है या नहीं होता है। क्या निर्जीवों में वृद्धि होती है? हाँ, होती है। पहाड़ों की ऊंचाई का बढ़ना, रेत के टीलों की ऊंचाई का बढ़ना, ये निर्जीवी हैं और इनमें भी वृद्धि होती है। सजीवों में वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। सजीवों में वृद्धि आंतरिक रूप से होती है, लेकिन निर्जीवों में वृद्धि बाह्य रूप से होती है। निर्जीवों के बाहर में भी वृद्धि होती है ना? और जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर होती है। बस यही अंतर होता है। और लेकिन होती दोनों में वृद्धि है। इसका मतलब यह सजीवों का पारिभाषिक या अभिलक्षणिक लक्षण नहीं है। ठीक है। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, है ना? और बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जनन, उसमें उनमें बहुत सारी विधि होती है वृद्धि की। ठीक है। तो वृद्धि सजीवों का पारिभाषिक लक्षण नहीं होता है। अगला आता है जनन, रिप्रोडक्शन। क्या यह सजीवों का पारिभाषिक लक्षण होता है? तो ये भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो बंद म्यूल जो होता है यानी खच्चर, और ड्रोन मधुमक्खी जो होती है, और कुछ बंदे मनुष्य भी होते हैं और कुछ बंद जीव भी होते हैं, वो सजीव हैं लेकिन जनन नहीं करते हैं। इसका मतलब इसमें भी अपवाद है। इसका मतलब जनन को हम सजीवों का पारिभाषिक लक्षण या अभिलक्षणिक गुण नहीं कह सकते, है ना? ये रहा, ऐसे जीव भी हैं जिनमें जो जनन नहीं करते, जैसे खच्चर, बंद मधुमक्खी, ड्रोन, अनुर्वर मानव, है ना? इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। विशिष्ट लक्षण या पारिभाषिक लक्षण या अभिलक्षणिक गुण, इसका मतलब होता है कि वो 100% कह सकें कि ये सजीव है और ये निर्जीव है, उनमें अंतर कर सकें। अब इसके बाद ये तीनों, ये जो होते हैं जनन और वृद्धि, ये दोनों पारिभाषिक लक्षण नहीं है। उपापचय अगला आता है। उपापचय उपापचय सजीवों का पारिभाषिक लक्षण होता है बिना किसी अपवाद के, है ना? क्योंकि उपापचय, अभी अब कुछ लोग बोलें कि उपापचय तो जो लैब में होता है, लैब के अंदर भी कुछ रिएक्शन होती हैं, जो जैविक क्रिया होती हैं, लेकिन उनको भी हम लिविंग रिएक्शन ही कहते हैं, उनको भी हम जीवित क्रिया कहते हैं। इसका मतलब जीवों का पारिभाषिक लक्षण उपापचय होता है ना? ये दे रखा है। जबकि इनविट्रो एक उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि वे निश्चित ही जैविक क्रियाएं हैं, वो भी एक लिविंग रिएक्शन ही है। अगला बात करते हैं कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन तो रियल में होगा ही सजीवों का पारिभाषिक लक्षण। क्यों होगा? क्योंकि सारे जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ये तो सत्य बात है। और बात करते हैं वायरस की, विषाणुओं की, वो तो
वो ना सजीव की श्रेणी में आते हैं ना निर्जीव की श्रेणी में आते हैं, वो अलग ही होते हैं। उनको छोड़ करके सारे सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन सजीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। ये बिल्कुल सही बात है। अगले बात करते हैं संवेदनशीलता। इसको हम चेतना भी बोलते हैं। कॉन्शियसनेस, इसका मतलब होता है अपने बाह्य वातावरण के प्रति अनुक्रिया करता है जीव या फिर नहीं करता है, यानी बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा है। अपने आसपास के जो गर्मी है सर्दी उसको महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऐसी चीज़ों को, ताप को, धूप, ऐसी चीज़ों को महसूस कर रहा है नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को महसूस करते हैं सजीव। निर्जीव इस चीज़ को महसूस नहीं करते हैं, उनके प्रति अनुक्रिया नहीं दर्शाते हैं, है ना, तापमान के प्रति। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, मानव ही एक ऐसा जीव है जो केवल स्वयं से अवगत है, जिसमें स्व चेतना का गुण मिलता है। स्व चेतना यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस का गुण पाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पे एज इट इज याद रख लेना। मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें स्व चेतना का गुण पाया जाता है। ऑप्शन में पूछ लेता है ये चीज़। अब नेक्स्ट बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जीवों में विविधता के बारे में। पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या और प्रकार को उसकी जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। पृथ्वी पर 17 से 18 लाख जीव पाए जाते हैं। ये लाइन भी पूछ ली जाती है। 17 लाख से 18 लाख यानी 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक जीव की संख्या पाई जाती है। ये डेटा याद रखना है। अब बात करते हैं वर्गीकी क्या होता है। टैक्सोनॉमी होता है, टैक्सोनॉमी जो होती है ना, ये जीवों को पहचानने, वर्गीकरण और नामकरण की प्रक्रिया को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। हाँ, सिस्टेमेटिक्स जो होती है उसमें जीवों की जो विकासीय संबंध है यानी जाति वृत्ति संबंध, उनका ध्यान रखा जाता है सिस्टेमेटिक्स में। यह लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, सिस्टेमेटिक्स, और इसका मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टेमेटिक्स का मतलब होता है। और लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का नाम सिस्टेमा नेचर चुना था। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है नीचे। वर्गीकी की आधारभूत क्रियाएं, बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की प्रोसेस कौन कौन सी हैं, इसको ऐसे ही क्रम से याद रखना। पहला ये आएगा, दूसरा, तीसरा ये, चौथा ये। पहला आता है विशेषीकरण यानी कैरेक्टराइजेशन, पहचानना यानी आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, और नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। विशेषीकरण में इसमें जीवों के लक्षण, जो आंतरिक लक्षण हैं, बाह्य लक्षण हैं, कोशिका संरचना है, विकास की प्रक्रिया है और पारिस्थितिक सूचना है, उनको समझना होता है। नेक्स्ट आता है पहचानना। पहचानने में सबसे पहले जीवों का सही विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले जीवों का विश्लेषण किया जाता है इसमें, ताकि आगे उसका नामकरण किया जा सके पहचानने में। और उसके बाद वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण जीवों को एक उसके सही टैक्सा में रखा जाता है, सही संवर्ग में रखा जाता है। वर्ग यानी संवर्ग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर। जीवों को एक विशेष नाम दिया जाता है जिससे वह पूरी दुनिया में जाना जा सके। उस नाम से एक नाम दिया जाता है स्पेशल, जिसको वैज्ञानिक नाम कहते हैं, वो दिया जाता है ना। तो ये क्रम है, इनको याद रखना है एज इट इज़, ट्रिक से या कैसे भी। ट्रिक से जैसे कि ट्रिक से स्टार्टिंग के इनके जो वर्ड हैं उनको याद रखना, जैसे CICN शुरू के लेटर से। नेक्स्ट, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ऐसे ही इसको याद रखना है। पौधों के वैज्ञानिक नाम जो ICBN के आधार पर दिए जाते हैं। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम ICZN के आधार पर दिए जाते हैं।
ICVN की फुल फॉर्म याद रखनी है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पर बॉटनिकल आता है, बायोलॉजिकल नहीं आता है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यहाँ पर जूलॉजिकल आता है, याद रखना। ICVN और ICZN की फुल फॉर्म ये भी पूछ ली जाती है डायरेक्ट। अब बात करते हैं द्विनाम पद्धति के जो नियम हैं उनको, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। रूल क्या क्या है? तो जैविक नाम को सबसे पहले तो लैटिन भाषा में लिखते हैं, तिरछा करके लिखते हैं, हाथ से अंडरलाइन करते हैं अलग अलग। तो ऐसे कुछ नियम में मैं उनको अलग से एक शब्द लिख के उसको बताता हूँ अलग से। जैसे कि मैंजी फेरा इंडिका, आगे लिन और आता है, क्योंकि वैज्ञानिक नाम लिखते हैं लास्ट में अगर लिखना हो तो। अब मैंने हाथ से लिखा है तो सबसे पहले तो मैं इनको अलग अलग अंडरलाइन करूँगा, ठीक है ना, दोनों नामों को। और शुरू का जो ये नाम है ये कौन सा है? पहला जो नाम आता है वो वंश का नाम लिखते हैं वैज्ञानिक नाम में, दूसरा लिखते हैं जाति संकेत पद, और ये है लास्ट में लिखते हैं एक एक्स्ट्रा लिखते हैं तो वो है वैज्ञानिक का नाम। वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं। वंश का जो पहला नाम होता है उसमें एम जो लिखते हैं वो कैपिटल लिखते हैं, और जाति का जो होता है बाकी सब का स्मॉल आएगा, केवल पहला वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल आएंगे नीचे लास्ट तक। और लिनियस में जो एल है वो भी कैपिटल आता है, उसमें NCERT में दे रखा है ये कैपिटल, तो ये कैपिटल आएगा, है ना। हाथ से लिखते टाइम इनको अंडरलाइन करते हैं, है ना, अंडरलाइन करते हैं हाथ से लिखते टाइम। अगर हाथ से नहीं लिखा है तो इसको लैटिनीकृत करके लिखा जाता है, लैटिनराइज्ड करके लिखा जाता है ना। तो ऐसे लिखते हैं वैज्ञानिक नाम, यही वो नियम है जो दे रखे हैं उसमें। ये रहे पहला वंश नाम, दूसरा जाति संकेत पद, एग्जाम्पल की होमोसेपियंस। वंश का जो पहला वर्ड आता है वो कैपिटल होता है, जाति का संकेत पद वो स्मॉल लेटर का होता है ना। अंत में लेखक का नाम लिखते हैं, वैज्ञानिक का नाम जिसने भी दिया है, और जो लेखक का जो नाम जो लिखते हैं वो स्मॉल लिखते हैं, जैसे लिनियस का केवल लिन ही लिखते हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है। और सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था, ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण के पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। वर्गीकी पदानुक्रम उसको बोलते हैं जगत, उसके बाद संघ आता है, फिर वर्ग, फिर गण, फैमिली, है ना, फैमिली के बाद वंश, उसके बाद जाति, ऐसे उसको बोलते हैं वर्गीकी पदानुक्रम। सारे संवर्ग उसकी जो प्रत्येक जात, जैसे कि जाति है, फैमिली है, उस प्रत्येक को बोलते हैं संवर्ग, और सारे संवर्ग मिलकर के पदानुक्रम बनाते हैं, एक सीढ़ी बनाते हैं, एक सीक्वेंस। प्रत्येक संवर्ग एक इकाई को प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल ये एक यूनिट की तरह कार्य करते हैं। और जीवों का समूह जो एक निश्चित संवर्ग में होता है उसे टैक्सॉन कहते हैं, है ना। तो ये होता है, ये एक वर्गीय पदानुक्रम है। इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। KP कॉफ GS, है ना। K मतलब किंगडम, P का मतलब होता है यहाँ पर फाइलम, C यानी क्लास, O यानी ऑर्डर, F यानी फैमिली, G यानी जीनस, और S यानी स्पीसीज। इसको ऐसे ही याद रखना है। और ये कौन सा, ये नीचे से ऊपर जाने पर, ये ऊपर से नीचे जाने पर, सॉरी, ऊपर से नीचे जाने पर ये अवरोही क्रम लिखा है मैंने, इसको भी याद रखना है। ये जो क्रम है, ये ट्रिक का जो क्रम है ये अवरोही है, ऐसे याद रखना है, क्वेश्चन आता है इसमें से।
है ना। जैसे कि ये नीचे से ऊपर जाते हैं जगत की ओर, तो ये एक आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये अवरोही क्रम है। ठीक है, ये एक अवरोही क्रम है। अब बात करते हैं वंश। वंश से जो होते हैं, पहले बात करते हैं जाति की। जैसे लियो यहाँ पर जाति है, पायडस जाति है, टिग्रिस जाति है, और ये सारे एक ही वंश के हैं, पैंथेरा वंश के हैं, है ना। पैंथेरा और फैलिस जो बिल्ली का कुल है, बिल्ली का वंश है, सॉरी बिल्ली का वंश है। फैलिस और लियो, फैलिस और पैंथेरा जो होता है वो एक ही फैमिली आते हैं, जिसको बोलते हैं फिलिडी। इसकी एक वो है गिरा। ये सारे संघ की जो एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, सारे जो भी वर्ग की पदानुक्रम दी हैं, उनके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। सबसे पहले कॉर्डेटा आता है ना, सबसे पहले आता है जगत। जंतु जगत के अंदर जो संघ होता है वो कॉर्डेटा दिया है बना की। कॉर्डेटा के अंदर फिश, मैमल्स, एम्फीबियन, एवी जैसे होते हैं। मैमल्स एक वर्ग है, और प्राइमेटा और कार्निवोरा ये दोनों गण हैं। ठीक है, कार्निवोरा में के गण के अंदर आते हैं कैनिडी कुल और फेलिडी कुल। कैनिडी कुल में आते हैं कुत्ते, डॉग्स आते हैं, और फेलिडी कुल में आते हैं पैंथेरा वंश आता है एक, और एक फैलिस वंश आता है। पैंथेरा में आते हैं शेर, चीता, बाघ आते हैं, और फेलिडी कुल में आते हैं बिल्ली आती है, कैट, है ना। जरा पैंथेरा में आते हैं पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पार्डस। ये क्या है, शेर, चीता, बाघ, इस तरह से आते हैं। ठीक है, अब ये सारे एग्जाम्पल हो गए, वो सही है, सभी एग्जाम्पल वही है। बस एक और एग्जाम्पल है, ये याद रखना है। फैमिली जो होता है ना, कुल, उसके वर्गीकरण का आधार होता है कायिक गुण और जननिक गुण। फैमिली के वर्गीकरण का आधार होता है कायिक और जननिक गुण होता है। सोलेनम, पिटूनिया और दतूरा तो सोलेनेसी कुल में आते हैं, जबकि ये शेर, चीता, बाघ ये सब पैंथेरा में आते हैं। फैलिस कुल में बिल्ली आती है, फिलिडी कुल में आती है बिल्ली, फिलिडी कुल में बिल्ली आती है, फैलिस वंश में बिल्ली आती है ना। तो ये वही है। अब बात करते हैं गण। कॉर्नवॉलिस सोलेनेसी कुल को कॉर्नवॉलिस एक कुल है, और सोलेनेसी कुल है, जिनको पॉलीमोनियल्स गण में रखा गया है। जिसके बाद में एल्स लग गया, इसका मतलब वो गण है। जिसके बाद में एसी लग गया, इसका मतलब वो कुल है। सोलेनेसी, लिलिएसी, है ना, फावेसी, जितनी बात एसी लग जाता है उसका मतलब वो क्या है, कुल हैं। और लास्ट में एल्स लग गया तो वो गण हैं सारे, इस तरह से। कार्निवोरा में फिलिडी और कैनिडी आते हैं। कैनिडी में कुत्ते आते हैं, फिलिडी में बिल्ली, शेर, चीता, बाघ आते हैं, इस तरह से। ये सब बताई दिए। आगे ये टेबल दिए एनसीईआरटी में। मानव का जैविक नाम होमोसेपियंस, वंश इसका होमो होता है, कुल होमोनिडी, गण प्राइमेटा, वर्ग मेमेलिया, संघ इसका होता है कॉर्डेटा। घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, मस्का वंश होता है, म्यूसिडी कुल होता है, डिप्टेरा गण होता है। तो इसको तुम खुद भी याद रख सकते हो, इसको खुद देख लेना। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखते हैं वो डिप्टेरा ही याद रखना है। डिप्टेरा पूछते हैं। ए अनाकर डीएससी एक अलग सा है, सेपिंडेल्स थोड़ा अलग है ना। तो ये कुछ अलग से है ना, जैसे कि ये मस्का, म्यूसिडी, है ना, ये तो सब मेज खाते हुए हैं म्यूसिडी। जैसे होमोनिडी, होमो, ये डिप्टेरा थोड़ा अलग है, तो इसको याद रखना है। इंसेक्टा पता ही है कि घरेलू मक्खी में इंसेक्टा ही आएगा। टिट्री का मिश्रण ये पोएसी कुल का है, पोएल गोगण में आएगा, ये इस तरह से याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं हर्बेरियम की।
अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी का ऐड यानी वर्गीय सहायता साधन। पहला बात करते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम के अंदर वनस्पति संग्रहालय में पौधों के नमूनों को कागज़ की शीट लेते हैं। उसकी एक फिक्स होती है 13 सेंटीमीटर के आसपास कुछ होता है, 13 से 11 कितना होता है याद नहीं है, इम्पोर्टेड भी नहीं है। तो वो एक कागज़ी शीट लेते हैं, उस पर उससे वो जो पादप लेते हैं उसको सुखाकर चिपकाकर या फिर दबाकर परिरक्षित करते हैं, और उससे की जो कागज़ की शीट है, हर्बेरियम शीट है, उस पर एक लेबल लगा देते हैं और उस पर एकत्रित करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश नाम, स्थानीय नाम और वैज्ञानिक नाम, कुल और एकत्रित करने वाले का नाम लिखा जाता है हर्बेरियम के अंदर। बॉटनिकल गार्डन में हम जीवित पादपों का संग्रहण करते हैं, हर्बेरियम के अंदर मरे हुए या मृत पादपों का संग्रहण करते हैं। बॉटनिकल गार्डन में जीवित पादपों का संग्रहण करते हैं जिसमें केवल वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है और कुल का नाम लिखा जाता है। ठीक है। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू जो इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा जो भारत में पाया जाता है, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ भारत में मिलता है, जिसको NVRI भी कहते हैं। ये याद रखना है एज इट इज़। ठीक है। अब बात करते हैं जैविक संग्रहालय, बायोलॉजिकल म्यूजियम। संग्रहालय में अध्ययन के लिए संग्रहालय में क्या रखते हैं, इसमें भी हम मृत नमूने रखते हैं, पौधों के या प्राणियों के मृत नमूने रखते हैं अध्ययन के लिए। किसके लिए? अध्ययन के लिए रखते हैं। म्यूजियम को तो देखा ही होगा, म्यूजियम के अंदर मरे हुए प्लांट्स और जंतु पाए जाते हैं, कंकाल वगैरह पाए जाते हैं, कंकाल इसमें सुखा कर रखते हैं। कीड़ों को डिब्बों के अंदर पिन लगा के रखे हुए देखा होगा। बड़े प्राणी जैसे पक्षी स्तनधारियों को भरकर परिरक्षित करके रखते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं प्राणी उद्यान, जूलॉजिकल पार्क। इनमें प्राणी उद्यान में जूलॉजिकल पार्क में करते हैं वन्य आवासीय जीवों को, जो वे वन्य आवासीय जीव जो हैं, एनिमल्स हैं, उनका वो करते हैं संग्रहण, उनका करते हैं। उनको मानव की देखरेख में उनके आहार की प्रकृति और व्यवहार को सीखने का अवसर मिलता है उनमें। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियों में रखने दिया जाता है। मतलब कि आजकल क्या करते हैं, उनको प्राकृतिक आवास में रखा जाता है जीवों को, ऐसे पिंजरे में बंद नहीं रखा जाता। तो ऐसे ऑप्शन में अगर पिंजरे में बंद रखते हैं, बिल्कुल गलत। पिंजरे में नहीं रखा जाता है, प्राकृतिक आवास में रखा जाता है ना। बॉटनिकल गार्डन जो होता है ना, ये जो होता है ना, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क, ये बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है, ये भी याद रखना है। और बाह्य स्थानीय मतलब किसी और स्थान पर ले जाकर उनको प्राकृतिक आवास दिया जाता है, ना कि उनके खुद के प्राकृतिक स्थान पर रखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो उनके स्व स्थानीय संरक्षण होता है, उन्हीं के स्थान पर, उनके प्राकृतिक स्थान पर उनका संरक्षण किया जाता है, वो होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या देश में 448 है, वो आगे इकोलॉजी में आएगा। कुंजी और चाबी की बात करते हैं। इसका प्रयोग समानताओं एवं यह जो होता है ना कि वो समानताओं और असमानताओं पर आधारित होती है। थोड़ा आवाज़ ऐसे ही डर सा लग रहा है, पहली बार पढ़ रहा हूँ। प्राणियों की पहचान में किया जाता है। कुंजी विपर्यासी लक्षणों या जोड़ों में, जिन्हें युग्मित कहते हैं, कपलेट, उसके आधारित होती है। कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो जोड़ों, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनती है, जिनमें एक को मान्यता प्राप्त होती है, दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। मतलब इसको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन। ये कुंजी के हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुंजी का एवरी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुंजी से क्वेश्चन आता है, कुंजी से, हर्बेरियम से, फ्लोरा से, मोनोग्राफ, इनसे क्वेश्चन यहीं से बनता है इस चैप्टर में, और किसी बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। कुंजी जो होती है वो एनालिटिकल यानी मार्गदर्शन की तरह कार्य करती है। कुंजी में क्या होता है, एक को मान्यता प्राप्त होती है, दूसरे को मान्यता प्राप्त नहीं होती है ना।
ये दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दर्शाती है। कुंजी है ना, कुंजी कपलेट होती है जिसमें युग्मित जोड़े पाए जाते हैं और ये समानता और असमानता पर आधारित होती है। बस ये पॉइंट हैं कुंजी में जो याद रखने हैं। अब बात करते हैं फ्लोरा, नियम पुस्तिका यानी मैनुअल, और मोनोग्राफ और कैटलॉग। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज और उसके वासस्थान की पूरी जानकारी। फ्लोरा में मिलता क्या है, किसी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज की जानकारी, स्पीसीज की वासस्थान के बारे में जानकारी और स्पीसीज के बारे में जानकारी, ये मिलता है फ्लोरा में। नियम पुस्तिका में क्या मिलता है, नियम पुस्तिका यानी मैनुअल क्या बनता है, नियम पुस्तिका में उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। थोड़ा थोड़ा अंतर है इन लाइनों में, बस थोड़ा सा, बस ज़्यादा अंतर नहीं। इसमें पहचानने में सहायता मिलती है, इसमें जानकारी मिलती है वासस्थान की और स्पीसीज को जानने का मौका मिलता है इसमें। मोनोग्राफ में एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी मिलती है। सूची पत्र जो होता है वो वर्णमाला के अनुसार जाति की सूचना मिलती है। सूची पत्र में वर्णमाला के अनुसार जाति की सूचना मिलती है। वर्णमाला का जाति की सूची होती है, एक सूची बनाते हैं वर्णमाला के अनुसार अल्फ़ाबेटिकल रूप से। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इस सारे जितने भी ये पीपीटी हैं मैं इनकी पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। और बताना कि कैसा पढ़ाया है, पहली बार पढ़ाया है मैंने, पहली बार मतलब ऐसे पढ़ाया तो क्या है, मतलब ऐसे ही रिवीजन करवाया है। अगर अच्छा लगा हो रिवीजन तो बताना कि अगला मुझे डालूँ या नहीं डालूँ वीडियो। अच्छा नहीं लगा होता फिर तो क्यों डालूँगा, अच्छा लगा होगा तो बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा इस पर। और मैंने जितनी भी ये पीपीटी बनाई है इन सब की पीडीएफ डाल दूँगा नीचे। ये प्योर एनसीईआरटी है बस, और थोड़ा जल्दी फास्ट रिवीजन के लिए। नेक्स्ट चैप्टर के बता देना डालनी है नहीं डालनी है। पहली बार था तो शायद घबरा गया हूँ तो। ओके ठीक है, बाय।